आज हम एक काफी दिलचस्प संवाद में उतर रहे हैं। जी। इसकी शुरुआत हुई एक विज्ञापन से हम्म। और इस विज्ञापन ने कन्यादान की जो पारंपरिक रस्म है हम्म। उस पर कुछ सवाल उठाया और एक नया विचार पेश किया, कन्यामान का, हम्म। मतलब बेटी के सम्मान का। हम्म। तो हमारे पास जो स्रोत है वो इसी मुद्दे पर एक पिता और उनकी बेटी के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा है। अच्छा। कहानी कुछ यूं है, एक 19 साल की कॉलेज छात्रा है अमृता। हम्म। खुद को एमी कहना पसंद करती है। हम्म। हम्म। तो वो टीवी पर ये विज्ञापन देखती है और अपने पिता बसंत राम जी से एक तरह से भिड़ जाती है। अच्छा। हाँ, वो विज्ञापन से पूरी तरह सहमत है। उसका कहना है कि भाई बेटियां कोई वस्तु थोड़ी हैं जिनका दान किया जाए, तो कन्यादान गलत है और कन्यामान सही। ठीक है। अब पिता की जो पहली प्रतिक्रिया है वो काफी नाटकीय है। वो टीवी बंद कर देते हैं पहले तो, फिर बेटी को गौर से देखते हैं और फिर उससे उसके बचपन की एक याद दिलाते हैं। कहते हैं कि कैसे वो मेले की झूठी चमक दमक के पीछे भी चल पड़ती थी। अच्छा, मतलब तुलना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो आज उसके विज्ञापन से प्रभावित होने की तुलना उसी बचपने से करते हैं और यहीं से ये पूरी गहरी बातचीत शुरू होती है। हाँ, और देखिए हमारा काम यहाँ यही है कि इस स्रोत के जरिए हम पिता के दृष्टिकोण को समझें कि वो कन्यादान के पारंपरिक अर्थ को कैसे देखते हैं। जी। सनातन धर्म, जिसका मतलब यहाँ स्रोत के संदर्भ में उन पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों और मान्यताओं से है जिन्हें वो पीढ़ियों से चला आ रहा मानते हैं। उसमें कन्यादान के महत्व पर उनका क्या कहना है और ये जो विज्ञापन की आधुनिक व्याख्या है उसके खिलाफ वो क्या तर्क देते हैं। ये बातचीत सिर्फ एक रस्म की नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के बीच विचारों का टकराव भी दिखाती है। सही कहा। परंपरा की अलग अलग व्याख्याएं कैसे होती हैं और बदलती दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखने की चिंता, ये सब इसमें झलकता है। बिल्कुल। और ये बात दोहराना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ स्रोत में दिए गए विचारों और तर्कों को सामने रख रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल सही। तो बातचीत आगे बढ़ती है और पिता आते हैं मान शब्द पर। अच्छा। अमृता तो कन्यामान को एक नए बड़े प्रगतिशील विचार की तरह पेश कर रही है, लेकिन पिता कहते हैं भाई गूगल पर भले ही मान का मतलब नाप या मेजरमेंट मिले, पर असल जिंदगी में इसका गहरा अर्थ है आदर, इज्जत, सम्मान। अच्छा। उनका तर्क है कि ये हैशटैग कन्यामान का हैशटैग भले ही आज की पीढ़ी के लिए नया हो, पर कन्या के मान सम्मान का जो भाव है वो उनकी पीढ़ी और उनसे पहले की पीढ़ियों के लिए तो हमेशा से एक मजबूत प्रतिबद्धता रहा है। ये एक दिलचस्प शुरुआती दाव है, कह सकते हैं। मतलब पिता कन्यामान के विचार को खारिज नहीं कर रहे हैं सीधे सीधे, बल्कि उसे अपनी ही परंपरा का हिस्सा बता रहे हैं और इस तरह उसकी जो नवीनता है उसको कम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सम्मान कोई आज की खोज थोड़ी है, ये तो हमेशा से था। और देखिए वो इस दावे को मजबूत करने के लिए इतिहास का सहारा भी लेते हैं। उनका कहना है कि सनातन परंपरा में तो कन्या को हमेशा देवी माना गया है, पूजा गया है। तो उनके लिए ये इस बात का पक्का सबूत है कि मान या सम्मान हमेशा से मौजूद था। और वो ऐसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई पुरुषों का अपना अस्तित्व भी तो स्त्रियों की वजह से ही है जी, तो फिर उनका अनादर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहकर वो शायद सम्मान को एक तरह से स्वाभाविक, मतलब बिल्कुल अंदरूनी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अलग से मांगने या स्थापित करने की जरूरत ही नहीं है। सही कहा। ये एक शक्तिशाली तर्क है, एक तरह से सम्मान को बाहरी अवधारणा की बजाय आंतरिक मूल्य की तरह पेश करना। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये ऐतिहासिक या धार्मिक संदर्भ आज के सामाजिक यथार्थ से हमेशा मेल खाता है? ये तो है। स्रोत हमें पिता का नजरिया दिखाता है और वो मानते हैं कि यह सम्मान उनकी परंपरा में गहराई से बसा हुआ है। वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समस्या परंपरा में नहीं है, बल्कि शायद उसकी समझ में या फिर बाहरी प्रभावों में है। बिल्कुल। और पिता इस मान को सिर्फ एक अमूर्त विचार तक ही नहीं रखते हैं, वो अमृता को दिए गए ठोस उदाहरणों से इसे साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कहते हैं तुम्हारा ये जीन्स पहनना, महंगा स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करना, अपनी मर्जी से खाना पीना, घूमना फिरना, दोस्त बनाना, अपने विचार खुलकर रखना, यहां तक कि अपना नाम बदलकर एमी रख लेना, ये सब क्या है? अच्छा। वो कहते हैं ये सब उसी मान का सबूत है जो तुम्हें तुम्हारे परिवार और समाज ने दिया है। यहाँ पिता का तर्क देने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। वो बेटी को मिली हुई जो आधुनिक आजादियां हैं, उन्हीं को पारंपरिक मान का सबूत बता रहे हैं। ये एक तरह से आधुनिकता को परंपरा के दायरे में समेटने की कोशिश हुई। लेकिन क्या ये वाकई उस मान के समान है जिसकी बात विज्ञापन या अमृता कर रही हैं? क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान एक ही चीज है?
स्रोत हमें इस पर सोचने के लिए छोड़ देता है। और फिर पिता एक तुलना करते हैं जो स्रोत के अनुसार काफी विवादास्पद है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि अमृता को जो आज़ादी मिली है उसकी तुलना जरा कुछ दूसरी संस्कृतियों या मजहबों में महिलाओं की स्थिति से करो, जहां उनके मुताबिक ऐसी आज़ादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओह, स्रोत में वो खातून शब्द की अपनी एक अजीब सी व्याख्या भी बताते हैं, खाओ और तुनक जाओ, और दावा करते हैं कि उन जगहों पर स्त्रियां केवल भोगा यानी उपभोग की वस्तु हैं, जबकि यहाँ यानी उनकी संस्कृति में उन्हें भजा यानी पूजा जाता है। देखिए, हमें यहाँ बहुत स्पष्ट होना चाहिए हाँ बिल्कुल, कि ये तुलना और ये शब्द पूरी तरह से स्रोत में दिए गए पिता के व्यक्तिगत विचार और दावे हैं। हम इन्हें सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, ये बताना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि पिता यहाँ अपनी संस्कृति में महिलाओं को दिए गए सम्मान को शायद मजबूत करने के लिए एक विरोधाभास खड़ा कर रहे हैं। वो दूसरी संस्कृतियों को कथित रूप से कमतर दिखा रहे हैं। ये पहचान की राजनीति में एक आम कौशल होता है, लेकिन जाहिर है ये सरलीकरण और पूर्वाग्रहों से भरा हो सकता है। और लगता है इस बिंदु पर बातचीत का भावनात्मक तापमान थोड़ा बढ़ गया होगा। बिल्कुल। इस तुलना के बाद पिता वापस कन्यादान के मूल मुद्दे पर आते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी बहस शुरू हुई थी। जी, वो विज्ञापन की इस धारणा को पूरी तरह खारिज करते हैं कि कन्यादान का मतलब बेटी को बोझ समझकर किसी को सौंप देना है। तो फिर उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार ये एक बेहद पवित्र और जिम्मेदारी भरा अनुष्ठान है। अच्छा, कैसे? पिता के अनुसार कन्यादान का मतलब है अग्नि और देवताओं को साक्षी मानकर अपनी सबसे प्रिय निधि यानी अपनी कन्या को एक योग्य वर के हाथों में सौंपने का एक पवित्र संकल्प लेना। पवित्र संकल्प। हाँ, और इसका लक्ष्य सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक उद्देश्य है इसके पीछे। और वो सामाजिक उद्देश्य क्या बताया उन्होंने? पिता बताते हैं कि ये इसलिए किया जाता है ताकि वो कन्या एक नए परिवार का निर्माण कर सके, वंश को आगे बढ़ा सके और समाज के हित में, मतलब समाज के हित के लिए एक नई पीढ़ी को जन्म दे सकें, जिसे उन्होंने कहा नई पीढ़ी के निर्माण की सृजना बन सकें। अच्छा, वो इसे एक सामाजिक निरंतरता और स्थिरता के लिए जरूरी मानते हैं। तो इस व्याख्या में दान का अर्थ वो देना या गेट रिड ऑफ वाला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी सौंपना है। और वो भी समाज के भले के लिए। ये उस विज्ञापन की व्याख्या से तो बिल्कुल ही अलग है, जो शायद दान को वस्तु के लेन देन की तरह देख रहा था। बिल्कुल। और पिता इसमें एक और अहम पहलू जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ कन्या पक्ष का ही दायित्व नहीं है। अच्छा। इस रस्म में वर भी वचन देता है। वो संकल्प लेता है कि वो स्त्री का आजीवन भरण पोषण और रक्षा करेगा। जो अपने माता पिता, अपना घर, अपनी जन्मभूमि सब कुछ त्याग कर एक निस्वार्थ भाव से, मतलब परमार्थ की इच्छा से समाज की भलाई के लिए उसके पास आई है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये कन्यादान को एक तरफा प्रक्रिया नहीं दिखाता, हाँ, बल्कि एक दो तरफा प्रतिबद्धता, एक तरह का सामाजिक अनुबंध बना देता है। वर और वधू दोनों पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं और इसका आधार त्याग और परमार्थ बताया जा रहा है। ये व्याख्या रस्म को एक गहरा अर्थ देने की कोशिश करती है जो सतही आलोचना से परे हो। और इस पूरी व्याख्या का अमृता पर काफी गहरा असर होता है। स्रोत बताता है कि वो हैरान रह जाती है एकदम। अच्छा। वो अपने पिता से कहती है कि उसे ये सब बातें पहले पता ही नहीं थी। अच्छा। उसे तो लगता था कि ये बस एक पुरानी अर्थहीन रस्म है। हाँ। वो अपने पिता से कहती है कि आप ये सब फिर से समझाइए ताकि वो अपने दोस्त आरिफ को बता सके, क्योंकि आरिफ अक्सर हिंदू रीति रिवाजों पर सवाल उठाता रहता है। अमृता की ये प्रतिक्रिया काफी कुछ कहती है। एक तो ये कि शायद परंपराओं का जो गहरा अर्थ है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सही ढंग से पहुंच नहीं पा रहा, शायद। हाँ। दूसरे ये दिखाती है कि वो बाहरी प्रभावों जैसे विज्ञापन या दोस्त की आलोचना और अपने परिवार की मान्यताओं के बीच कहीं फंसी हुई है। उसका आश्चर्य शायद इस बात का भी संकेत है कि उसने पहले कभी इन रिवाजों पर इतनी गहराई से सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आरिफ का नाम आता है, पिता की प्रतिक्रिया एकदम बदल जाती है। कैसे? स्रोत के अनुसार उनका लहजा काफी सख्त हो जाता है। वो गुस्से में पूछते हैं कि भाई ये आरिफ होता कौन है? हिंदू रीति रिवाजों पर उंगली उठाने वाला? क्या उसने कभी अपने गिरेबान में झांका है? पिता का गुस्सा सिर्फ सवाल पूछने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि आरिफ शायद बिना समझे या फिर एक खास एजेंडे के तहत टिप्पणी कर रहा है। यहाँ पिता की प्रतिक्रिया में एक रक्षात्मकता साफ दिखती है। वो आरिफ की नीयत पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, और वो आगे बढ़कर आरिफ के समुदाय की महिलाओं से जुड़े रिवाजों पर भी सवाल उठाते हैं। स्रोत में हलाला का जिक्र है और 3 तलाक पर आए फैसले के विरोध का भी उल्लेख है। अच्छा।
जिसे पिता आलोचना का आधार बनाते हैं। यहाँ एक बार फिर हमें पूरी जिम्मेदारी से कहना होगा जी बिल्कुल कि ये स्रोत में दिए गए पिता के अपने विचार, उनके आरोप और उनकी तुलनाएं हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस संवाद के दोनों पक्षों को प्रस्तुत करना है। हाँ, और ये बातचीत का एक और संवेदनशील मोड़ है। पिता की प्रतिक्रिया दिखाती है कि कैसे धार्मिक या सांस्कृतिक आलोचना को अक्सर व्यक्तिगत हमले के तौर पर लिया जाता है। सही। और कैसे ये तुरंत हम बनाम वो वाली स्थिति पैदा कर सकती है। उनका गुस्सा शायद सिर्फ आरिफ पर नहीं बल्कि उस व्यापक प्रवृत्ति पर है जहां उन्हें लगता है कि उनकी परंपराओं पर बिना समझे उंगली उठाई जाती है, जबकि दूसरी तरफ की कमियों को नजरअंदाज किया जाता है उनके नजरिए से। इसके बाद पिता अमृता को एक सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, ऐसे सवालों का या तो मुंह तोड़ जवाब देना सीखो तथ्यों और तर्क के साथ, या फिर उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दो। लेकिन किसी को भी अपने सनातन धर्म पर बेवजह उंगली उठाने का मौका मत दो। ये सलाह भी पिता के चरित्र और उनकी चिंताओं को दर्शाती है। एक तरफ अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा करने की तीव्र इच्छा है जी, दूसरी तरफ बाहरी आलोचना के प्रति गहरा संदेह है, खासकर जब वो आलोचना उन लोगों से आ रही हो जिनके अपने रीति रिवाजों पर पिता के अनुसार सवाल उठाए जा सकते हैं। और तीसरी बात, वो अमृता को निष्क्रिय रहने की बजाय सक्रिय रूप से अपने धर्म का बचाव करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वो बहस के जरिए हो या टकराव से बचकर अपनी मान्यताओं पर दृढ़ रहकर। इस पूरी भावनात्मक बातचीत का अंत अमृता के नजरिए में एक स्पष्ट बदलाव के साथ होता है। अच्छा। स्रोत बताता है कि वो अपने पिता को वचन देती है कि अब से वो अपने धर्म और उसकी रस्मों के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेगी और दूसरों को भी सही जानकारी देगी। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। मतलब पिता की जो भावनात्मक और तार्किक अपील थी, भले ही उसमें कुछ विवादास्पद बातें भी थीं, हाँ, वो अमृता पर असर करती हुई दिखती है। हाँ बिल्कुल। और फिर एक बड़ी प्रतीकात्मक घटना होती है। जब अमृता की माँ रात के खाने के लिए आवाज लगाती है तो पिता उससे पूछते हैं कि कौन खाना खाएगा, अमृता या एमी। इस पर अमृता जवाब देती है, अमृता। ये नाम बदलना महज एक छोटा सा बदलाव नहीं लगता। एमी, जो शायद आधुनिकता या पश्चिमी प्रभाव का प्रतीक था, हाँ, उसकी जगह अमृता का चुनाव, ये अपनी जड़ों की ओर लौटने, अपनी मूल पहचान को फिर से अपनाने का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पिता की बातों ने उसे अपनी पहचान, अपनी विरासत और अपनी परंपराओं के अर्थ के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस व्यक्तिगत कहानी के बाद स्रोत का अंत एक व्यापक विचार के साथ होता है। एक टिप्पणी है जो सवाल उठाती है, शत्रु कौन है? और स्रोत का निष्कर्ष ये है कि असली खतरा बाहरी दुश्मनों से उतना नहीं है जितना अंदरूनी कमजोरियों से है, उन लोगों से जो सनातन धर्म को भीतर से खोखला कर रहे हैं, शायद अज्ञानता से या फिर जानबूझकर। ये एक दिलचस्प मोड़ है। पूरी बातचीत बाहरी आलोचना, विज्ञापन, आरिफ इनसे शुरू हुई थी, लेकिन अंत में ध्यान अंदर की ओर मोड़ा जा रहा है। हाँ, और समाधान शत्रुबोध यानी दुश्मन को पहचानने में नहीं, बल्कि ज्ञान बोध यानी आत्मज्ञान और अपनी परंपराओं के सही अर्थ को समझने में बताया गया है। ज्ञान बोध। जी, इसके लिए रामचरितमानस और भगवद गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ने और समझने पर जोर दिया गया है, ताकि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके और अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ा जा सके। ये निष्कर्ष पूरी बातचीत को एक दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। ये सुझाव दे रहा है कि बाहरी चुनौतियों का सबसे अच्छा जवाब अपनी आंतरिक समझ और ज्ञान को मजबूत करना है। यह परंपरा बनाम आधुनिकता के द्वंद्व को, कन्यादान जैसी रस्मों की व्याख्याओं में मतभेद को और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की वो जो तीव्र इच्छा हमने देखी, इन सभी तत्वों को एक साथ लाता है। सही। पिता का पूरा तर्क शायद इसी ज्ञान बोध को स्थापित करने का एक प्रयास था, ताकि अमृता बाहरी प्रभावों से भ्रमित न हो। और फिर से याद दिला दें, ये सभी दृष्टिकोण और निष्कर्ष स्रोत में ही प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये गहन संवाद हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि कैसे एक विज्ञापन पर शुरू हुई बहस पहचान, परंपरा के अर्थ, पीढ़ियों के बीच संवाद और बाहरी प्रभावों पर एक गहरी चर्चा में बदल गई। बिल्कुल, इसमें परंपरा और आधुनिकता के बीच का तनाव साफ दिखा। साथ ही ये भी कि कैसे एक ही रस्म की कितनी अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। हाँ। और कैसे लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर संवेदनशील होते हैं, जैसा कि पिता के चरित्र से जाहिर हुआ। ये सब स्रोत में दिए गए नजरिए हैं।
जाहिर है। और अंत में स्रोत का जो मुख्य सुझाव है कि बाहरी शत्रुबोध को पहचानने से ज्यादा जरूरी अपनी परंपराओं का आत्मज्ञान ज्ञानबोध हासिल करना है, वो हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। जैसे इस बातचीत में पिता ने कन्यादान जैसी रस्म के गहरे अर्थ को समझाने का प्रयास किया। क्या इस तरह का प्रयास, मतलब अपनी परंपराओं को गहराई से समझने की कोशिश, किसी की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और इस विविध दुनिया में दूसरों के साथ संवाद करने के नजरिए को बदल सकता है? क्या बाहरी आलोचना या अंदरूनी भ्रम से निपटने के लिए वास्तव में ये ज्ञान बोध पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा प्रभावी तरीका हो सकता है? एक सोचने वाली बात है।